नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। देशवासियों के लिए, संपूर्ण देशवासियों के लिए ही स्वास्थ्य को लेकर एक अनुपम सौगात है केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना, जिसको लेकर अब आयुष्मान भव की शुरुआत होने जा रही है। क्या है ये आयुष्मान भव, कैसे 100% कवरेज आयुष्मान भारत की ये सुनिश्चित करेगा, इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केंद्र सरकार का उज्ज्वला योजना पर बड़ा फैसला, अतिरिक्त 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 1650 करोड़ रुपए मंजूर। अगले 3 वर्षों के भीतर महिलाओं को दिए जाएंगे कनेक्शंस। कैबिनेट ने ई कोर्ट मिशन के तीसरे चरण को भी दी मंजूरी। पेपरलेस कोर्ट के लिए 7210 करोड़ रुपए होंगे खर्च। कैबिनेट ने पीएम मोदी के नेतृत्व में G20 के सफल आयोजन को लेकर प्रस्ताव पर भी लगाई मोहर। G20 के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा मुख्यालय में भव्य स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। कहा, आयोजन के बाद बढ़ा भारत का दुनिया में कद। भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव अभियान का किया शुभारंभ। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। राष्ट्रपति ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक गांव तक स्वास्थ्य सेवा सुलभ करना है अभियान का लक्ष्य। कुछ घटक दलों द्वारा हिंदू धर्म पर विवादित बयानबाजी के बीच विपक्षी गठबंधन की दिल्ली में बैठक। भाजपा ने बोला हमला, बैठक को बताया हिंदू विरोधी। सूचना और प्रसारण मंत्री ने संविधान की किसी की आस्था को चोट पहुंचाने की नहीं देता इजाजत, इस बात पर जोर दिया। वायुसेना की बढ़ी ताकत, भारत को मिला पहला C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहा, विमान वायुसेना के लिए साबित होगा मील का पत्थर। केरल में नीपा वायरस को लेकर 4 जिलों में अलर्ट। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने की स्थिति की समीक्षा। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले कम से कम 702 लोगों की सूची जारी। महामारी विशेषज्ञों की चेन्नई टीम ने किया कोझिकोड का सर्वे। लीबिया में तूफान और बाढ़ के कहर से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 6000 के पार। अब भी हजारों लापता। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। डरेना में बांध टूटने के बाद 1/4 शहर विलुप्त। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात कैबिनेट के फैसलों की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पहले ही घोषित 3 वर्षों में उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख और एलपीजी कनेक्शंस जारी करने के लिए 1650 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई, तो वहीं 7210 करोड़ की लागत की ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी गई। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई को लेकर भारत और सिएरा लियोन, अर्मेनिया, एंटीगुआ और बारबुडा के बीच जो समझौते हुए, उन्हें भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में G20 के सफल आयोजन को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए। इसकी जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि G20 के घोषणा पत्र पर सहमति बनाया जाना भारत की ताकत को दर्शाता है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आम सहमति बनाना ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की बढ़ती ताकत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण जो दुनिया के देशों को एक मंच पर एक स्वर में दुनिया के हित में निर्णय लिए गए। आज भारत ग्लोबल एजेंडा सेटिंग में अहम भूमिका निभा रहा है और भारत के नेतृत्व को उसका श्रेय जाता है।
कैबिनेट ने 3 वर्षों में उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख और एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए 1650 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसकी अहमियत को रेखांकित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे महिलाओं की कार्यक्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। साथ ही कैबिनेट ने ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को भी मंजूरी दे दी है, जिस पर 7,210 करोड़ रुपए के खर्च से अगले 4 साल में पेपरलेस कोर्ट बनाए जाने के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत 4400 ई सेवा केंद्र शुरू किए जाएंगे। ट्रैफिक चालान के निपटारे के लिए वर्चुअल कोर्ट की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे कदमों से पारदर्शी, सुलभ न्याय व्यवस्था बनाने का प्रयास होगा। ई कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को लगभग 7,210 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इन ई कोर्ट्स का उद्देश्य ऑनलाइन और पेपरलेस कोर्ट्स की स्थापना करना है, जिससे न्यायिक व्यवस्था को नागरिकों के लिए सुलभ, किफ़ायती, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सके। वहीं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मैसर्स बरहायान लिमिटेड साइप्रस द्वारा मैसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 9,589 करोड़ रुपए तक के विदेशी निवेश के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत और सिएरा लियोन, आर्मेनिया, एंटीगुआ और बरमूडा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों को डिजिटल पहल के कार्यान्वयन में सहयोग और डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित समाधान जैसे इंडिया स्टैक के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों से जहां महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित होगा, तो वहीं देश ही नहीं बल्कि अन्य देशों को भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रा से मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं कैबिनेट के ये फैसले। ऐसे में जो ई कोर्ट को लेकर तीसरे चरण के लिए मंजूरी दी गई है, आपके सामने एक तस्वीर रखना चाहेंगे कि ये जो ई कोर्ट की सरकार की पहल है, ये किस रूप में अभी तक साकार हो पाई है। कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि सरकार 2011 से ही इस कोशिश में लगी है कि ई कोर्ट की पहल को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पहला चरण जो 2011 से 2015 तक गया था और दूसरा चरण 2015 से 2023 तक। पहले चरण के अगर आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो आप पाते हैं कि जो खर्च का जो परिव्यय था वो 935 करोड़ रुपए था, जिसमें से सिर्फ 640 करोड़ के लगभग ही खर्च हो पाया था। लेकिन वहीं अगले चरण की हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि 1670 करोड़ रुपया तो परिव्यय में ही था, लेकिन जो खर्च किया गया वो भी लगभग उतना ही पूरा का पूरा पैसा खर्च हो गया, जो ये दिखाता है कि कैसे काम ने रफ्तार पकड़ी। वहीं अगर हम आगे बढ़े, क्योंकि चरण दर चरण हम पाते हैं कि अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं, तो जहां खर्च की बात होती है उसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई महत्वपूर्ण आयाम इस ई कोर्ट से जुड़े हुए हैं, जिनके विकास की तस्वीर हम आपके सामने रखना चाहेंगे। खर्च के आगे बढ़ते हुए अगर कुछ अन्य आंकड़ों पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि लगातार ये प्रयास रहा है कि जो निचली अदालतें हैं, जो जिला अदालतें हैं या लोअर कोर्ट्स हैं, उनको भी सशक्त कैसे कंप्यूटरीकृत किया जाए या डिजिटाइज किया जाए। ऐसे में कंप्यूटरीकृत करने के तहत पहले चरण में जहां 14,249 के करीब जिला अदालतें थी जिनको कंप्यूटरीकृत किया गया, तो वहीं दूसरे चरण में ये 18,735 जिला अदालतें हैं जिन्हें कंप्यूटरीकृत किया गया है। वही ई कोर्ट के माध्यम से आप देखें कि पहला चरण के अंदर जो लैन के साथ जोड़ने का है, वहां पे यानी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के साथ लगभग 13,500 से अधिक अदालतें जुड़ गई, तो वहीं दूसरे चरण में भी वैन के साथ व्यापक क्षेत्र नेटवर्क के साथ जोड़ने के तहत लगभग 99% से अधिक अदालतों को इससे जोड़ा गया, यानी जहां तक ये कनेक्शंस पहुंचे वहां तक इनको जोड़ दिया गया। इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसको कोरोना काल में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी शुरुआत भी हो गई थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तब से काफी रफ्तार पकड़ रही है विभिन्न स्तर पर। इसके तहत पहले चरण में जहां 347 जेलों और कोर्ट 493 कोर्ट्स के अंदर ही ये हो पाया था, वहीं दूसरे चरण में इसने रफ्तार पकड़ी 1272 जेलों में और 3,240 कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी दी गई है। साथ ही हम देखते हैं कि तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं, जिसकी घोषणा के लिए आज मंजूरी की गई है कैबिनेट के द्वारा, उसके तहत जो लक्ष्य हैं 4 वर्षों के लिए होगी ये तीसरे चरण की योजना, जिसके तहत 7,210 करोड़ रुपए की लागत होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें सामने रखा गया, यानी इस पैसे से क्या क्या कुछ किया जाएगा। ऐसे में न्यायालय रिकॉर्ड का, सभी रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण करना एक बहुत ही बड़ा कार्य है ये, लेकिन इसका लक्ष्य भी है क्लाउड स्टोरेज की, सबकी स्टोरेज के लिए क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग किया जाए। वर्चुअल अदालतें भी शुरू की जाएंगी, जिनमें ट्रैफिक चालान के लिए भी वर्चुअल अदालतें शुरू करने की बात की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ ई सेवा केंद्र भी बनाए जाएंगे, साथ ही कागज रहित अदालतें बन जाएं, पेपरलेस कोर्ट्स, लक्ष्य यही है। लेकिन जो नवीनतम प्रौद्योगिकी है, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, इन सब का प्रयोग भी इस सारे प्रयास में शामिल हो जाएगा। सौर ऊर्जा की सुविधाएं दी जाएंगी, यानी तमाम ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि हमारी जो अदालतें हैं वो आज के युग की अदालतें बन सके। वहीं नागरिकों के लिए भी तमाम पहल की गई है। हम आप कैसे इन तमाम डिजिटलीकरण का फायदा उठा सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं कि कैसे जो ई फाइलिंग है, ई फाइलिंग यानी आपको वकालतनामा देना है, आपको ई हस्ताक्षर करने हैं, शपथ की वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि, तो ये सब ई फाइलिंग में आते हैं। इसके साथ साथ ई पेमेंट्स का भी आपके पास स्कोप रहेगा, यानी आपको पैसे दे के नहीं बल्कि ई पेमेंट्स, डिजिटल माध्यम से ही आप पेमेंट्स कर सकते हैं। 20 उच्च न्यायालयों में ये अभी से आरंभ हो चुका है, यानी जो काम चल रहा था वो यहां तक पहुंचा है। ई सेवा केंद्र खोले जा रहे हैं, 819 ई सेवा केंद्र, यानी सभी उच्च न्यायालयों में ये ई सेवा केंद्र शुरू हो चुके हैं, जहां से आप डिजिटल माध्यम से तमाम सेवाएं एक्सेस कर सकते हैं। एक और पहल है एन स्टेप की। एन स्टेप यानी नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस, जिसमें समन इत्यादि देने के जो काम है वो इसी में शामिल हो जाते हैं। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये शुरू हो चुके हैं, यानी अब तीसरे चरण में ये और रफ्तार पकड़ेंगे। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि हम आप सभी को होती है, बहुत वक्त इसमें और पैसा इसमें जाता है कि जो मामले हैं उनकी जानकारी लेना, फैसलों की प्रति इत्यादि को उपलब्ध करवाना। ऐसे में अब तक इस ग्रिड में लगभग 23 करोड़ 81 लाख मामले और 23 करोड़ से ज्यादा अदालती फैसले इस डेटा ग्रिड में शामिल हैं। लेकिन जो अभी तक डेटा है उस सारे को डिजिटाइज करने की एक बड़ी मुहिम भी चलाई जा रही है। इसी के साथ साथ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कराना, लाइव स्ट्रीमिंग। सुप्रीम कोर्ट में ये पहले ही चल रहा है, लेकिन कुछ हाई कोर्ट्स में भी अब ये सुविधा उपलब्ध हो चुकी है। तो जब मामले की सुनवाई हो रही है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करना, वेबसाइट्स को अपग्रेड, यानी सभी कोर्ट्स की वेबसाइट्स को इस तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है कि वो दिव्यांग के भी अनुकूल हो और जो आधुनिक तकनीक है उसके भी अनुकूल हो। जजमेंट सर्च पोर्टल्स की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें जजमेंट आप मुफ्त में आपके लिए उपलब्ध होगी, क्योंकि वो डिजिटल फॉर्म में होगी। तो ये तमाम पहल ऐसी है जो ये दिखाती है कि जब ये ई कोर्ट्स, हमारी अदालतों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि बहुत सारे लंबित मामले हैं। जब आप इनकी तह में जाते हैं, आप पन्ना दर पन्ना खोल के इनके कारणों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप पाते हैं कि पूरी प्रक्रिया इस तरह की है जिसकी वजह से वक्त लगता ही है। उदाहरण के तौर पर कि जब किसी मामले का फैसला आता है तो फैसले की प्रति हाथ में नहीं आती, तब तक अगला कदम नहीं उठाया जाता। ऐसे तमाम टेक्निकल कारण है जिसके कारण मामलों में देरी होती है। लेकिन जब ये जो तमाम बातें हमने आपके सामने रखी हैं, जब ये सब संभव हो जाएंगे तो अदालतों का स्वरूप इस तरह का हो जाएगा कि जो अदालती कार्यवाही है वो ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी, वो ज्यादा सुलभ हो जाएगी। हर व्यक्ति के लिए संभव हो पाएगा कि वो सही तरीके से अपने लिए सही जजमेंट, सही तरीके से इस प्रक्रिया का फायदा उठा सके। सुलभ होगी ये प्रक्रिया और हम और आप लगातार इस बात को भी मान सकते हैं कि हम सबको न्याय मिले और सुलभ हो न्याय, ये संभव हो पाएगा। जो आज तीसरे चरण की बात की गई है, जैसे हमने आंकड़े आपके सामने रखे कि पहले चरण के बाद दूसरे चरण में कार्य ने काफी रफ्तार पकड़ी। अब तक बहुत सारे लोअर कोर्ट्स भी डिजिटाइज हो गई हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट्स भी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी हम जानते हैं कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनकी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, सभी मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। तो ऐसे में जब ऊपरी अदालत से ये सारी प्रक्रिया निचली अदालतों तक पहुंचेगी, लोअर कोर्ट्स तक पहुंचेगी, तब ये संभव हो पाएगा कि जिस प्रक्रिया को सामने लाया जा रहा है, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, उसका लाभ हर सामान्य जन को पहुंचे। लेकिन ऐसे में एक बड़ी चुनौती ये भी रहेगी कि जो हमारे देश की जनता है उसे भी इस प्रक्रिया से जोड़ा जाए। और इसीलिए जो ई सेवा केंद्र हैं वो वहां पर सहायता करेंगे, क्योंकि हर तरीके के लोग, चाहे उनका शिक्षा का कोई भी स्तर हो, वो कितने ही मामलों को या
कानून को समझ रखते हों, लेकिन उन सब के लिए इस प्रक्रिया से जुड़ना, इसको समझना, उसके हिसाब से काम करना ताकि वो इसका फायदा उठा सके, बेहद जरूरी होता है। और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो तमाम प्रक्रिया है ई सेवा केंद्रों के माध्यम से एक सामान्य जन भी इस प्रक्रिया के साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। और इसीलिए ये ई कोर्ट्स बहुत ही महत्वपूर्ण पहल के रूप में सामने आती हैं। सरकार की यही कोशिश रहती है, हमेशा हम मानते हैं सरकार इस बात को लेकर काम करती है कि जो भी कदम उठाए जाए, सरकार अलग अलग स्तर पर जो भी कदम उठाती है उससे जीवन सुगमता सुनिश्चित हो। ऐसे में हमारे जीवन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू कानूनी मामलों का होता है और जो लोग इनसे जुड़ते हैं उनके लिए भी सुगमता सामने आए, सुलभ हो ये सब चीजें, ये प्रक्रियाएं। इस बात को देखते हुए ही इन ई कोर्ट्स को लेकर ये महत्वपूर्ण पहल, और अब जबकि तीसरे चरण को लेकर सरकार ने कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसमें फंड्स को भी मंजूर कर लिया गया है, तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं आने वाले वक्त में उसमें हम रफ्तार देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भाजपा मुख्यालय दिल्ली में आयोजित की गई और बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन को लेकर भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष स्वागत की तैयारी की गई थी। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन की बड़ी सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना की गई और देशवासियों की ओर से उन्हें बधाई दी गई। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत दिया गया। पुष्प वर्षा के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने सर्वोच्च नेता का सम्मान करने के लिए और उनके नेतृत्व का आभार व्यक्त करने के लिए इस तरीके से यहां एकत्रित भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय भी भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और ये बैठक प्रधानमंत्री के आगमन के बाद शुरू हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए जहां चुनाव समिति के सभी नेता शामिल थे। ये बैठक फिलहाल जारी है। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो बीजेपी कार्यालय में दिल्ली में इस वक्त जारी है, जहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बैठक में शामिल प्रधानमंत्री हो ही रहे हैं। ऐसे में उनको फूल देकर उनका स्वागत किया गया। सारे नेता, केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ शामिल हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि आगामी महीनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में इन चुनावों को लेकर गहन मंथन इस बैठक में किया जा रहा है। और न्यूज नाइट में यहां वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी आयुष्मान भव की। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ।
पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग। और चहुमुखी विकास के इन बड़े इरादों को सार्थक बना रहा है समयबद्ध तरीके से आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स, जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। और ब्रेक के बाद आइए बात करते हैं आयुष्मान भव की, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव अभियान का आज वर्चुअली शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया आयुष्मान भव अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा की पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गांव और शहर तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करना है। ये अभूतपूर्व पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है और स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन का प्रतीक है। आयुष्मान भव अभियान पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम में देश भर के कई राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और लोग भी जुड़े हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने आयुष्मान भव अभियान के तहत आयुष्मान भव ऐप भी लॉन्च किया। इस ऐप को लाभार्थी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना आयुष्मान कार्ड खुद बना सकते हैं। आयुष्मान भव अभियान में आयुष्मान भारत आपके द्वार 3.0 की शुरुआत की जाएगी, जिसका मकसद आयुष्मान भारत योजना के बचे हुए लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड मुहैया कराना है। आयुष्मान भव अभियान के तहत देश के 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा, जहां लोगों को मुफ्त में जांच, टीकाकरण, टेली कंसल्टेशन, मुफ्त दवा दी जाएगी और इलाज भी किया जाएगा। गैर संचारी बीमारियों की जांच भी की जाएगी। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में यहां जानकारी भी दी जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य देश भर में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में कई राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सांसद, विधायक और बनारस सहित कई शहरों के लोग भी जुड़े हुए थे। आयुष्मान भव जैसे सर्वसमावेशी पहल के लिए मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी तथा उनकी पूरी टीम की बहुत सराहना करती हूँ। कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे तथा कोई भी गांव पीछे ना छूटे, यानी 100% लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके, ये लक्ष्य सही अर्थ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे देश को सफल बनाएगा। आयुष्मान भव अभियान के तहत पूरे देश में आयुष्मान सभाओं का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें आयुष्मान कार्ड वितरण, आभा आईडी का निर्माण और नागरिकों को गांव और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से स्वास्थ्य योजनाओं के विषय में जागरूक किया जाएगा। जिस गांव में 100% आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी कार्ड बन जाएगा और उस गांव के सभी टीबी मरीजों की जांच के साथ सिकल सेल एनीमिया की जांच पूरी हो जाएगी, उस गांव को आयुष्मान गांव घोषित किया जाएगा। आयुष्मान भव अभियान में एक महत्वपूर्ण स्तंभ आयुष्मान मेला है।
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और CSC स्तर पर आयुष्मान मेला का आयोजन किया जाएगा। देश के 160 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हफ्ते में एक बार हेल्थ मेला लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के तौर पर मनाया जाता है। सेवा पखवाड़े के तहत अंगदान के लिए शपथ और रक्तदान का विशेष अभियान चलाया जाएगा। रक्तदान के लिए ई-रक्त कोष पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी कराया जा सकता है। अब तक इस पर 4000 NGO ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। आगरा में 17 सितंबर को एक साथ 3 से 4000 लोग अंगदान की शपथ लेंगे। सेवा पखवाड़ा के तहत ही निक्षय मित्र को सम्मानित किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा के दौरान हर गांव और अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। उम्मीद है कि इस साल प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर पूरा देश उन्हें आयुष्मान गांव के रूप में तोहफा देगा। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। तो ये तो बात थी आयुष्मान भव की, और जाहिर है कि जिस तरीके से आयुष्मान भारत एक सफल उदाहरण न केवल देश बल्कि विश्व के सामने है, उसी के आधार पर अब आयुष्मान भव उसी को रफ्तार देगा, जिससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है आयुष्मान भव, सबका स्वास्थ्य सबका साथ। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर VK पॉल, जो नीति आयोग के सदस्य हैं स्वास्थ्य के। बहुत बहुत स्वागत आपका डॉक्टर पॉल। डॉक्टर पॉल, ये तो हम जानते हैं कि आयुष्मान भारत को लेकर सरकार बहुत सक्रियता से काम करती रही है, और अब जबकि ये तरीके से सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, ये आयुष्मान भव जो अब लाया जा रहा है, सरकार तो पहले ही काम कर रही थी ये सब कवरेज को देने के लिए। ऐसे में इसके पीछे की क्या सोच है? आयुष्मान भव प्रोग्राम कैंपेन जो लॉन्च किया गया है माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा, उसके पीछे सोच ये है कि स्वास्थ्य की सेवाओं को आम व्यक्ति, आम जनता और हर घर तक पहुंचाने के लिए बार बार हमें ये देखना है कि ये काम जन आंदोलन की तरह तब्दील हो जाए, एक जन आंदोलन बने। जन आंदोलन में तेज़ी लाने के लिए कैंपेन मोड में जाना पड़ता है, मिशन मोड में जाना पड़ता है, और इसके द्वारा ये संभव किया जाए कि जो क्रिटिकल सेवाएं हैं उनको हम, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सैचुरेशन लेवल तक पहुंचा के हम दिखाएं और संभव करके दिखाएं। सोच ये है कि शुरुआत 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से शुरू करते हुए सेवा पखवाड़ा जो 2 अक्टूबर तक फिर जाता है, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, उसमें देशव्यापी जन समूह को स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जाए। जैसे कि बताया गया है, उसके 3 और 4 बिंदु हैं में, और फिर 3 एक खास एक्शन है जिनको हमने करना है। पहला बिंदु है कि हम आयुष्मान आपके द्वार के द्वारा PMJ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जो व्यक्ति का जो लाभार्थी हैं उनको हम कार्ड के द्वारा उसके साथ जोड़ें और कोई भी छूट ना जाए, ये पहला मुद्दा। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी समझा रहे थे कि हम आयुष्मान मेला करेंगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे करेंगे, CSC पे करेंगे, मेडिकल कॉलेजेस को भी जोड़ेंगे, और वहाँ पे उस मेले में गायनिकल प्रॉब्लम्स, पीडियाट्रिक बच्चों की प्रॉब्लम्स, इसी तरह से ENT आई चेक होंगे, और एक कैंपेन के द्वारा सेवाओं को जनता के बहुत क्लोज जाके पहुंचाया जाएगा। तीसरा मुद्दा है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के दिन एक आयुष्मान सभाएं करी जाएंगी, जगह जगह में, गांव-गांव में सभाएं की जाएंगी, और इसमें जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन हमारी समितियां होती हैं वो बैठेंगी, वो चर्चा करेंगी, और उस मौके को इस्तेमाल करते हुए आयुष्मान PMJ के कार्ड बटेंगे, और आभा ID बनाई जाएगी, इम्यूनाइजेशन पे फोकस होगा, TB के डिटेक्शन पे फोकस होगा, और जहाँ जहाँ सिकल सेल का हमारा जो नया कार्यक्रम है जहाँ वो लॉन्च हुआ है उसकी स्क्रीनिंग होगी, और फिर बताया गया कि जहाँ जो गांव इन सब चीज़ों को संपन्न हो जाएंगे उनको डिक्लेयर किया जाएगा कि वो आयुष्मान ग्राम पंचायत है या आयुष्मान अर्बन वार्ड है। लेकिन 3 मुद्दे और जुड़े हुए हैं इस सेवा पखवाड़े में। पहला है कि ऑर्गन डोनेशन की, अंग दान की हमने प्लेज लेनी है।
अब एक पोर्टल बना दिया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने अंगों का दान करना चाहते हैं अपने मृत्यु के बाद जी, उसके लिए बहुत आसान कर दिया गया ये काम। और उसको इस्तेमाल करते हुए ऑर्गन डोनेशन की हम सब उसकी प्लेज करेंगे कि हमारे केस में जब ऐसा मौका आता है तो हमारे अंग जो हैं उनका प्रतिपादन दूसरे व्यक्ति की जान बचाने के लिए किया जाए। तो ये भी कैंपेन के रूप में हो रहा है और ये नई बात भी है कैंपेन के लेवल पे अगर सोचें। फिर बात होती है कि ब्लड डोनेशन किया जाएगा इस पीरियड में, और फिर स्वच्छता के ऊपर अस्पतालों में खासकर उसका एक कैंपेन के रूप में स्वच्छता का नया लेवल बहुत ही व्यापक एक प्लान किया गया, योजना बनाई गई है जिसके तहत इसको लेकर जाया जाएगा। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि पहले से ही ये कार्य तो अलग अलग स्तर पर चल ही रहे हैं, गांवों में, पंचायतों तक भी ये काम आगे बढ़ाया जा रहा है। अब कैसे मोबिलाइज किया गया है सबको, पूरी व्यवस्था को कैसे मोबिलाइज किया गया है डॉक्टर पॉल कि ये सब संभव हो सके और हम मानते हैं 100% कवरेज हमें मिल जाए। अच्छे तो काम क्या उसके बाद भी होते उम्मीद की जाएगी कि इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 100% कवरेज होनी सुनिश्चित करना भी जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। स्वास्थ्य कार्यक्रम हमारे अभी भी जन आंदोलन पर आधारित हैं और जन आंदोलन को लेके चलते हैं। चाहे हम इम्यूनाइजेशन की बात करें, चाहे हम कोविड के वैक्सीन की बात करें, वो जन आंदोलन हुआ तो संभव होते गए, और इसी तरह टीबी के ऊपर, जैसे सिकल सेल के ऊपर। लेकिन इस सेवा पखवाड़े में एक बड़े ही नेक्स्ट लेवल का एक जन आंदोलन पैदा किया जा रहा है। एक मिशन, घर घर को छूने वाला मिशन जो है उसको लेके आए गए हैं। प्रायोरिटी एरिया जो जिसको हाईलाइट किया गया है कि पीएमजे की एक्सेस से कोई छूट ना जाए, जिसका हक बनता है वो क्यों छूट रहा है, उसको कार्ड मिलना चाहिए। हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग, डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग, टीबी, तो कि कोई इस मिशन मोड में जब हम काम करते हैं तो सैचुरेशन लेवल तक पहुंचने के लिए हम सक्सेसफुल होते हैं और इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। शुरुआत इसकी सेवा पखवाड़ा में होगी, लेकिन ये सारे ही काम दिसंबर महीने तक चलेंगे, और ताकि पूरी इसका जो इफेक्ट है, इसका जो असर है, इसका जो जुड़ाव है, वो घर घर में, देश में, जगह जगह पे, हर वार्ड में, हर पंचायत में और हर हैमलेट तक पहुंचे। एक आयुष्मान भव ऐप भी लॉन्च किया गया है और कहा जा रहा है कि हर कोई उसमें जो लाभार्थी हैं, वो जो प्रोस्पेक्टिव लाभार्थी हैं, वो अपने आप उसमें अपना कार्ड जनरेट कर सकते हैं। ये तो एक बहुत नई सी सुविधा हो गई। ये भी एक नया स्टेप लिया गया है। इसी प्रकार एक और ऐप जो है वो ऑर्गन प्लेज करने की भी बन गई है। एक तो है कि हम इकट्ठे होकर एक दूसरे की मदद करते हुए ऑर्गन की प्लेज करें, लेकिन आप ऑर्गन डोनेशन की प्लेज जो है वो भी है, आप बड़े सिंपल तरीके से ऐप के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इन पहलों को भी जो पहले हो रही हैं उनको भी इस सेवा पखवाड़े में सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा, और इन सब कार्यक्रमों में तेज़ी लाने के लिए एक संकल्प करके सिद्धि की तरफ बढ़ने का जो कैंपेन है, ये उस तरह से इस आयुष्मान भव का जो मिशन आगे आ रहा है। जी डॉक्टर पॉल, हम ये भी जानते हैं कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आपने बीच में बात की टीबी की, आपने बात की सिकल सेल एनीमिया की, और ये वो बीमारियां हैं जिनको लेकर सरकार मुखरता से अलग अलग स्तर पे काम करती रही है। क्या हम ये मान सकते हैं जिस तरीके से हमने इसको भी जोड़ा है आयुष्मान भव के साथ, या एक बार वो काम पूरा हो जाएगा तो आपने कहा कि 2 अक्टूबर को इनके ऊपर भी बैठकें होंगी, विधानसभाओं में इन पर भी बातचीत होगी, कि अगला लक्ष्य हमारा वही है, क्योंकि 2025 तक का हमने टीबी के लिए लक्ष्य रखा हुआ है। ऐसे सिकल सेल एनीमिया को लेकर भी प्रधानमंत्री विभिन्न मंचों पर कहते रहे हैं कि हमें इसको दूर करना है, क्योंकि हमारी आदिवासी आबादी इससे प्रभावित होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक मोमेंटम को एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है, और इनकी चर्चा भी चलती जाएगी। इनके ऊपर जो घर घर तक पहुंचने की प्रक्रिया है वो भी होती जाएगी। और टीबी के परिप्रेक्ष्य में जो निक्षय मित्रा का कार्यक्रम चला हुआ है, जिसमें कि समाज से लोग, हम सब टीबी के मरीजों के साथ जुड़ते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको खाने का एक पैकेज प्रोवाइड करते हैं ताकि न्यूट्रिशन बेटर हो और उनका देख रेख बेटर हो, और एक भागीदारी हो समाज की हमारे टीबी के मरीजों के साथ और उनके परिवारों के साथ। उसमें भी इसमें तेज़ गति लाई जाएगी, और निक्षय मित्रा जो उन्होंने काम अच्छा किया है उनको भी रिकग्नाइज़ किया जाए। तो हमें ये आयुष्मान भव को इस तरह से देखना है कि ये जन आंदोलन में तेज़ी लाने के लिए एक स्पेशल एफर्ट, एक स्पेशल खास मौके का
सेवा पखवाड़े से शुरुआत करते हुए उसको अलग लेवल पे ले जाके घर घर में जोड़ना है परिवारों को कार्यक्रमों के साथ। इसकी ये बहुत बड़ी पहल है जी। ये उम्मीद करते हैं कि जिस सोच के साथ हम ये पहल इस अभियान को शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम जरूर सफल हों। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पॉल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद बात होगी कि किस तरीके से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को मिला है C295 परिवहन विमान। ब्रेक के बाद होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। हवा में भारत की ताकत और बढ़ने वाली है। स्पेन में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने भारत को पहला C295 परिवहन विमान सौंप दिया है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने इसे सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए मील का पत्थर बताया है। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने बुधवार को पहला C295 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना को सौंपा। स्पेन के सेविले शहर में भारतीय वायुसेना प्रमुख VR चौधरी को एयरबस कंपनी के उत्पादन संयंत्र में ये विमान सौंपा गया। प्रतीकात्मक रूप से चाबियां लेने के बाद भारतीय वायुसेना प्रमुख C295 विमान में सवार हुए और विमान ने भारत के लिए उड़ान भरी। 25 सितंबर को हिंडन एयरबेस पर एक औपचारिक समारोह में इसे वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। A milestone not only for Indian Air Force but for the whole country for two reasons. One, for the Air Force, it improves our tactical airlift capability by leaps and bounds. For the nation, it marks the beginning of a new era for Atmanirbhar Bharat, wherein, as you are aware, after the first 16 aircraft roll out from this plant, the 17th aircraft onwards will be made in India. And for the Indian aviation industry, it's a big step, wherein we will be manufacturing the first military aircraft, transport aircraft within our country. भारतीय वायुसेना के 6 दशक पहले सेवा में आए पुराने एवरो 748 विमानों के बेड़े को बदलने के लिए C295 विमान खरीद रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2022 को वडोदरा में C295 परिवहन विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी थी। ये संयंत्र टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA स्पेन के बीच सहयोग के माध्यम से भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का निर्माण करेगा। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को मदद मिलेगी। The Indian Air Force needs to replace a large number of its old
transport planes, and which the C-295 is the perfect one to replace most of them. This will create the aerospace ecosystem in India, which will be in the private sector as well as in the public sector. But more than the private sector, it can also translate into production of civilian aircraft, into production of other ATRs. So this has a much wider ramification than just a military aircraft that is going. Make in India. This is one of the key words for this program. Make in India is at the heart of our strategy in Airbus. We are especially honored for the opportunity which the program has given to Airbus to support the government of India and the Honorable Prime Minister Modi. I will try to say it without stumbling. Atmanirbhar Bharat, in other words, in English, self-reliant India. C-295 बेहतर क्षमताओं और वैश्विक मानकों से लैस अत्याधुनिक विमान है, जिसका उपयोग 71 सैनिक या 50 पैराट्रूपर्स के सामरिक परिवहन के लिए किया जाता है। ये विमान 11 घंटे तक सभी मौसम में दिन के साथ साथ रात में भी उड़ान भर सकते हैं। इसमें त्वरित प्रतिक्रिया और सैनिक व कार्गो को उतारने के लिए एक रियर रैंप दरवाजा है। अर्धनिर्मित सतहों से कम जगह में ही उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है। भारत सरकार ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ 2 साल पहले 21,935 करोड़ रुपए में 56 C-295 परिवहन विमानों को खरीदने का सौदा किया था। इसके तहत एयरबस 2025 तक सेविले शहर में अपने उत्पादन संयंत्र से फ्लाई अवे स्थिति में 16 C-295 विमानों की आपूर्ति करेगा। इसके बाद 40 विमानों का निर्माण और संयोजन भारत में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस वक्त एक ब्रेकिंग खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 अफसर और 1 जवान शहीद हो गए हैं। ये मुठभेड़ अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में हुई। शहीद होने वालों में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DSP भी शामिल हैं। आतंकियों के खिलाफ ये कार्रवाई मंगलवार शाम शुरू की गई थी, लेकिन इसे रात में रोक दिया गया था। आज सुबह तलाशी अभियान फिर से शुरू किया गया, जिसके दौरान सुरक्षा दल का नेतृत्व कर रहे कर्नल सहित 3 सुरक्षा अधिकारी गोलीबारी में घायल हो गए थे। और ये दृश्य जो किसी का भी हृदय पिघला सकते हैं, जब हमारे सुरक्षा के अधिकारी, हमारे सुरक्षा बल का कोई भी जवान, कोई भी अधिकारी घायल होता है और तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर, जिसे देश सलाम करता है। और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सुधीर यादव। सुधीर, इस वक्त की जिस तरीके से खबर आ रही है, 3 अफसर और 1 जवान शहीद हुए हैं, क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? नहीं ममता जी, देखिए जिस तरह की जानकारी मिल रही है जो आधिकारिक सूत्रों के हवाले से, उसमें चूंकि मंगलवार शाम को ये ऑपरेशन शुरू हुआ था कोकरनाग में, और रात में चूंकि विजिबिलिटी नहीं थी, उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद से बुधवार सुबह इसको दोबारा से शुरू किया गया। उसके बाद से जो आर्मी के इन्फॉर्मर्स थे, उनकी तरफ से सूचना मिली गई कि किसी दूसरे पॉइंट पर, किसी दूसरी लोकेशंस में जो आतंकवादी है वो छुपे हुए हैं। तो कर्नल मनप्रीत सिंह ने उस ऑपरेशंस को लीड किया और वो आगे बढ़े उस पर्टिकुलर लोकेशंस पे आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए। लेकिन दरअसल आर्मी के सूत्र भी यही बता रहे हैं कि कहीं मामला एम्बुश का है। इसमें से चूंकि जो इंफॉर्मेशन थी वो गलत तरीके से दी गई, और जब आर्मी कर्नल मनप्रीत सिंह वहां पहुंचे तो पहले से जो तैयार आतंकवादी थे उन्होंने एकदम से लगातार फायरिंग की, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और एक DSP है जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, और उनके साथ एक जो जवान है, उनकी कहते उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान जो है वो देसी सेवा में दिया। ये जानकारियों की तक हमें मिल पा रही है। उसके बाद से स्थिति अभी भी चूंकि लगातार निगरानी और ये सारी चीजें लगातार चल रही है, उसके बाद से अभी सबसे बड़ी बात ममता जी यही है कि जो जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से चूंकि आर्मी का ऑपरेशन होता है, प्रॉपर एक SOP है, उसके जरिए होता है, और लेकिन विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी मिली थी, जानकारी के आधार पर जो कार्रवाई की गई, उसमें ये मामला एम्बुश का ज्यादा लग रहा है, जिस तरीके से जानकारी अभी निकल कर आ पा रही है। ममता जी यहाँ अपने दर्शकों को हम बता दें कि कर्नल मनप्रीत सिंह, जिनके नाम लिया गया है, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हिमायू भट्ट, ये सभी गंभीर रूप से घायल हुए, जिनके बाद ये जानकारी आई है कि इनकी मृत्यु हो गई है। और जैसा बता रहे हैं कि मंगलवार की शाम से ही यहाँ पर तलाशी भी चल रही है। लेकिन एक बात ये भी जानना चाहेंगे सुधीर, अमूमन हम जानते हैं कि जब भी ये अभियान चलाए जाते हैं
तो उसमें जो अधिकारीगण होते हैं, कर्नल, मेजर, वो लीड करते हैं, जवान उनके पीछे पीछे होते हैं। ऐसे में ये जो जानकारी आ रही है कि कर्नल और मेजर ने अपनी जान खोई है और ये बहुत गंभीर बात मानी जा सकती है। ऐसे में एक एक जवान की भी ज़िंदगी हमारे लिए बेशकीमती होती है। बहुत दुखद खबर है ये कि हमारे जवान शहीद हुए हैं और आतंकवादियों की गोलीबारी में शहीद हुए हैं। पूरे जाहिर है कि ये हाल फिलहाल के दिनों में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ऐसे कुछ हमलों की जानकारी आ रही है और बहुत सक्रियता से हमारे जवान इस तरीके के हमलों का मुकाबला भी कर रहे हैं और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन क्या कारण दिखता है कि इस तरीके की घटनाएं, क्या पीछे कुछ ये भी खबरें आ रही थी आर्मी की ओर से कि कुछ इन्फिल्ट्रेशंस भी हो रही हैं, सीमा पार से भी कुछ आतंकवादियों की घुसपैठ की खबरें आ रही हैं? सुधीर, क्या जानकारी इस बारे में? ममता जी, इस ऑपरेशन की खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो पिछले काफी लंबे वक्त से जिस तरीके का इंटेलिजेंस आर्मी ने पूरे जम्मू और कश्मीर में मजबूत किया है, उसके बाद से लगातार जो भी आतंकवादी अपना सिर उठाता है तो बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भी पर्टिकुलरली जो टेररिस्ट ग्रुप है, इंसर्जेंट ग्रुप है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से वो अपनी पहचान लेकर आए। अपने उनकी सर्वाइवल का जो एक क्वेश्चन है वो सेना की तरफ से उनके सामने खड़ा किया गया है। तो ये बिल्कुल उसके मद्देनजर आप इस चीज को ले सकते हैं। लेकिन खास तौर पर अगर आज की हम बात करें, आज जो ये बड़ी घटना हुई है जिसमें जो 3 जो सेना के जवान है और एक डीएसपी है जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो इसमें बेसिकली सबसे बड़ी बात, चूंकि जब भी ममता जी कोई ऑपरेशन रहता है उसमें जानकारी जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है कि आप ऑपरेशन को कैसे लेकर जाते हैं। इस मायने में खास यहाँ ये रहा कि जो जानकारी इन्फॉर्मर्स के जरिए आर्मी के पास आई वो बहुत रिलायबल इन्फॉर्मर्स थे, लेकिन वो जानकारी गलत निकली। उसी जानकारी के बिहाफ पे कर्नल मनप्रीत सिंह ने ऑपरेशन को लीड किया। ऑपरेशन को लीड करते हुए जब वो आगे बढ़े तो जिस लोकेशन में उनको जाकर आतंकवादियों को ट्रैप करना था, उन पर उनको न्यूट्रलाइज करना था, वहाँ ये जानकारी पहले से मौजूद थी कि ये जो आर्मी की टीम है वो यहाँ आने वाली है और आतंकवादी इसके लिए तैयार थे और लगातार उन्होंने बर्स्ट तरीके से फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीएसपी है हुमायूं भट्ट, ये इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो बिल्कुल अभी तक जानकारी यही आ पा रही है। और चूंकि ममता जी हमें ये समझना होगा कि जिस तरीके से लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है उसके बिहाफ पे सेना इस तरीके के जो ऑपरेशन है वो लगातार अंजाम देती रहती है जानकारी के लिहाज से, और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसके तहत इसको अंजाम दिया जाता है। सारी चीजें जांची परखी जाती हैं, लेकिन इसमें गलती की संभावना बिल्कुल सही मायने में जो सूचना है उसके आधार पर किस तरीके से आप तो सही कह रहे हैं सुधीर, आप जैसा आप बता रहे हैं उसके हिसाब से कि खुफिया सूचना में कहीं ना कहीं चूक हुई जिसके कारण ये बड़ी घटना घटी जिसमें हमारे कर्नल, एक मेजर, एक जवान अपनी जान खो बैठे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें न्यूज़ नाइट। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। विकसित होने के लिए हमें बड़ा सोचना ही होगा, बड़े लक्ष्य हासिल करने ही होंगे। इसलिए थिंक बिग, ड्रीम बिग, एक्ट बिग,
और चहुमुखी विकास के इन बड़े इरादों को सार्थक बना रहा है समयबद्ध तरीके से आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स, जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। गुरुवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को विकास की कई सौगात मिलेंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन राज्यों का दौरा करेंगे। छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं और स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रा का उद्घाटन व शिलान्यास होगा, तो वहीं मध्य प्रदेश में अत्याधुनिक रिफाइनरी और विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र में 10 परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ पूर्व रेल परियोजना चरण 1, चंपा से जमगा के बीच तीसरी रेल लाइन, पेंड्रा रोड से अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन और तलाईपल्ली कोयला खदान को एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जोड़ने वाली प्रणाली शामिल है। पैसेंजर ट्रेन्स भी दौड़ाने का इस पर ये है गवर्नमेंट का विचार है और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि। ये एक तो बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल एरियाज है इस इलाके में और उन लोग के लिए जब ये रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, पैसेंजर ट्रेन्स जब मिलेगी, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा पूरे प्रदेश को, इस रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड का वितरण भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत कुल 210 करोड़ रुपए की लागत से 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों का निर्माण किया जाएगा। रायगढ़ में अभी फ़िलहाल में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो 9 मेडिकल कॉलेजेस के लिए क्रिटिकल केयर ब्लॉक की शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिससे 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेगा सभी मेडिकल कॉलेजेस में, जहां पर आईसीयू से भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्रिटिकल जो मरीज़ हैं जिनको पॉकेट से बहुत खर्च करना पड़ता है वो सारा खर्च भी बचेगा। उससे भी ऊपर में है कि मरीज़ों की जान बच जाएगी, जिसके लिए कि अभी हम सोच भी नहीं सक रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना रिफाइनरी के विस्तारीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी करेंगे। इस अत्याधुनिक रिफाइनरी को लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। ये लगभग 1200 KTPL किलो टन प्रति वर्ष एथेनिल और प्रोपिलीन का उत्पादन करेगी, जो कपड़ा, पैकेजिंग, फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रधानमंत्री के आने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और हमारे देश की उन्नति पे है और जो रिफाइनरी बन रही हमारे है सबको इससे लाभ मिलेगा। हम लोगों को यहाँ रोजगार देके जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी सौगात है कि जिसमें अभी भी हम लोगों की ज़मीनें काफ़ी कीमती हो गई। कहने का मतलब है 10,000 की एकड़ थी जो ज़मीन, आज की डेट में 1 करोड़ की 1 एकड़ है। हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारे बीना क्षेत्र में प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। बीना रिफाइनरी के विस्तारीकरण से न सिर्फ भारत पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पाने में ये रिफाइनरी मील का पत्थर साबित होगी। वहीं प्रधानमंत्री नर्मदापुरम जिले में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र में 10 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसमें इंदौर में 2 IT पार्क, रतलाम में 1 मेगा औद्योगिक पार्क और पूरे मध्य प्रदेश में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। सागर से आदित्य श्रीवास्तव और रायगढ़ से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात मेरी माटी मेरा देश अभियान की। मेरी माटी मेरा देश, इस अभियान से देश के विभिन्न हिस्सों में देशवासी उत्साह से जुड़ रहे हैं। दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका के लिए कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं।
आइए देखते हैं बुधवार को देश के विभिन्न हिस्सों में कैसे आगे बढ़ा ये अभियान। देश भर में इन दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कई राज्यों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगरा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी महानगर द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री SP सिंह बघेल के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई और घर घर जाकर कलश में मिट्टी और चावल एकत्र किए गए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान से देश की एकता अखंडता मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम ने पूरे देश के करोड़ों घरों से, प्रत्येक गांव, गली, दुकान, मकान से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कलश में लोगों के घरों से मिट्टी अथवा चावल ले रहे हैं और इनको प्रदेश होते हुए दिल्ली जाया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के ठठिया इलाके में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल हुए। कलश यात्रा के दौरान मंत्री असीम अरुण ने हाथ में कलश लेकर लोगों से चावल और मिट्टी कलश में डलवाए। यहाँ पे हर घर से एक मुट्ठी देश की मिट्टी या एक चुटकी चावल जा रहा है और कन्नौज में भी यह अभियान बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। हम लोग सब लोग मिल करके अपने कलशों को भर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे लाएंगे, जनपद लेवल पे लाएंगे और फिर आगे भेजेंगे। मथुरा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय मथुरा नेहरू युवा केंद्र द्वारा अमृत कलश यात्रा निकाली गई। मथुरा जिला नेहरू युवा केंद्र के लेखा एवं पर्यवेक्षक रामवीर शर्मा ने बताया कि NCC, NSS, NYK, स्काउट एवं गाइड, नागरिक सुरक्षा संगठनों द्वारा मेरी माटी मेरा देश के तहत कलश यात्रा में हर गांव के घर घर से मिट्टी ली जा रही है। मेरठ में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी गजेंद्र शर्मा ने प्रबुद्धजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पंचप्राण संकल्प के साथ कलश यात्रा शुरू की। उन्होंने हर घर से मिट्टी और अक्षत संग्रह किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक सहभागिता का संदेश देना और देश के शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया। कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य हर स्वतंत्रता सेनानी और आम जनों के घरों से ली गई मिट्टी को कलश में डालकर दिल्ली पहुंचाना है। इससे वहां अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम सब आपको छोड़े जाते हैं इन्हीं खबरों के साथ। आप देखिए खबरें तेज रफ्तार में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सप्रू हाउस लाइब्रेरी के नवीनीकरण के बाद नई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। तेज बहादुर सप्रू जी के नाम पर बनी ये लाइब्रेरी देश की आधुनिकतम लाइब्रेरी है, जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पुस्तकों और जर्नल की विस्तृत श्रृंखला है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि G20 का भव्य आयोजन एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की मान्यता थी। केरल में निपा वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हालात की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले कम से कम 702 लोगों की सूची जारी की गई है। साथ ही कंटेनमेंट जोन की सूची भी जारी की गई है। महामारी विशेषज्ञों की चेन्नई से गई टीम ने कोझिकोड का सर्वे किया। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन और हंसता बचपन खिलता बचपन, मुगली गुट्टी 550।